एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका अगला क्वेश्चन है, वो इस प्रश्न में कहते हैं मिलीकन तेल की बूंद प्रयोग में 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए वैल्यू लिख चुकी तीव्रता यहाँ पर दे रखी है, तो सवाल में जो दे रखा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये दे रखा है। आगे वो कहते हैं नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब देखिए बूंद में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन अधिक या आधिक्य। अब इलेक्ट्रॉन जब अधिक है तो बूंद पर कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश। स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व दे रखा है इन्होंने, घनत्व रो बराबर दे रखा है इन्होंने 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3। तो ग्राम को मैंने ऊपर लिखा, अपॉन में सेंटीमीटर को मैं नीचे लिखता हूं। अब भी इसका मतलब क्या है? ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3 ही है। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो हो जाएगा 10 की पावर -3 ग्राम से किलोग्राम बन चुका है। अपॉन में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अब बात करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा ऊपर, और पावर है इसका 3 इक्वल। और आगे क्या होगा? टेन की पावर -3 ऊपर है, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 10 की पावर -6 नीचे रहेगा। इक्वल टू और कर सकते हो आप 1.26 इंटू, आप देखिए 10 की पावर -6 है, जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और -3 पावर पहले से ही मौजूद है, तो प्लस की बचेंगे 10 की पावर 3। अब आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। ये हमने चेंज कर लिया है ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3 से किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3 में। बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए, यानी आर की वैल्यू पूछते हैं, और दे रखा है इन्होंने G इक्वल टू 9.81, यानी ग्रुटियर त्वरण दे रखा है इन्होंने 9.81 मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आगे दे रखा है स्मॉल ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन का आगे दे रखा है इन्होंने ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब देखिए यहाँ पर आवेश की जो मात्रा है वो हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए किसी भी वस्तु को या किसी भी बूंद को यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकना है, तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। मानकर चलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई, और ये तेल की बूंद है। मानकर चलिए इस तेल की बूंद का द्रव्यमान स्मॉल m है। क्या है? स्मॉल m द्रव्यमान है, तो इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m आपने माना है। तो भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा, क्योंकि पृथ्वी इसको खींच रही है गुरुत्व बल के कारण, और यही आपका गुरुत्व बल हो जाएगा। तो इसको हम F इक्वल टू करके लिख सकते हैं। अब संतुलन के लिए, यानी बूंद को लटकने के लिए इतना ही बल विपरीत दिशा में लगना होगा, यानी ऊपर की तरफ,
अब क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में लटक रही है ये बूंद, तो वैद्युत क्षेत्र में लटकने के कारण एक वैद्युत बल ऊपर की तरफ भी कार्य करेगा। इसकी वैल्यू होगी QE, वैल्यू होगी QE। आप इसको FE करके लिख सकते हो, F इक्वल टू QE और नीचे F इक्वल टू mg। संतुलन के लिए दोनों ही बल बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तो लिखेंगे संतुलन के लिए, यानी बूंद को लटकने के लिए दोनों ही बल बराबर होने चाहिए, यानी F इक्वल टू FE होना चाहिए, तभी बूंद आपकी स्वतंत्रता पूर्वक वैद्युत क्षेत्र में लटक सकती है। अब F की वैल्यू कितनी है? mg। F इक्वल टू mg इक्वल टू F इक्वल टू क्या है? Q इंटू E। बूंद की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, तो R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आप कर लीजिए। बूंद की त्रिज्या मानकर चलिए स्मॉल r है, तो क्या करेंगे, m की वैल्यू भी आपके पास नहीं है क्योंकि बूंद का द्रव्यमान है ही नहीं, लेकिन त्रिज्या इसकी दे रखी है, तो सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। क्या होता है? द्रव्यमान बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यानी रो। तो अब वॉल्यूम भी नहीं है आपके पास में, लेकिन रेडियस आपको दे रखी है, तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r की पावर 3 इंटू रो। तो स्मॉल m के स्थान पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4/3 पाई r की पावर 3 इंटू रो इंटू g इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल q की वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। q की वैल्यू क्या होती है? Ne। q इक्वल टू Ne। स्मॉल n स्मॉल e इंटू कैपिटल। कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। हम क्या करेंगे, r की पावर 3 है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहले r की पावर 3 को साइड में ले लो। अब चित्र में साफ कर देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका r की पावर 3 इक्वल टू r की पावर 3 इक्वल टू Ne इंटू कैपिटल E अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला 3 भी इस तरफ आएगा। 4 पाई रो g, 4 पाई रो इंटू g। सबकी वैल्यू आप रखेंगे, सबकी वैल्यू आप रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के पश्चात आपको r की वैल्यू प्राप्त होगी 0.98। गणना करने पर अब देखिए r की पावर 3 है, ये हटेगा तो इस पे घनमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? घनमूल, यानी इस तरह से वर्ग नहीं घनमूल। घनमूल ज्ञात करने के पश्चात गणना करेंगे, और गणना करने के पश्चात जो आपको r की वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.98, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.98 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 6। डायरेक्टली मैंने बुक में देख के लिख दिया कितने मीटर बूंद की त्रिज्या प्राप्त आपको होगी। अब देखिए आंसर mm में दे रखा है, तो mm बना लेंगे। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.981 इंटू 10 की पावर माइनस की 6, ये मीटर में है,
इंटू क्या करेंगे 10 की पावर 3 कर देंगे, 10 की पावर 3। अब ये mm बन गया, या करके आप लिख सकते हैं। अब देखिए कितनी पावर बचेंगी, माइनस की 3 बचेंगी, लेकिन मैं दशमलव को 9 के बाद लेके जाता हूँ तो एक और पावर बढ़ जाएगी, माइनस की एक और पावर बढ़ जाएगी और हो जाएगा r इक्वल टू 9.81 इंटू 10 की पावर -4 mm मिलीमीटर। ये आ जाती है बूंद की त्रिज्या। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहते हैं दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह z दिशा के अनुदिश है, परंतु वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। यानी यहाँ पर जो बात की गई है वो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष में की गई है। उन्होंने कहा है कि वैद्युत क्षेत्र सभी जगह z दिशा के अनुदिश है, यानी z अक्ष के अनुदिश है, परंतु वैद्युत क्षेत्र का परिमाण सभी अक्षों पर अलग अलग है। इसमें एक समान रूप से z दिशा के अनुदिश या z अक्ष के अनुदिश 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर की दर से वृद्धि होती है। ठीक है। वह निकाय जिसका ऋणात्मक z दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10 की पावर -7 कूलम मीटर के बराबर है, कितना बल तथा बल आघूर्ण अनुभव करता है। तो सवाल में जो दे रखा है उसको लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ इन्होंने z अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर। अब देखिए न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर, ये वैल्यू है आपका dE/dx की। dE/dx dE/dx हम इसको रख सकते हैं क्योंकि जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, लेकिन ये z अक्ष के अनुदिश है तो x के स्थान पर क्या आएगा dz आएगा, dz यानी जो डिस्टेंस है वो z अक्ष की वो 1 मीटर इन्होंने दे रखी है। और वैल्यू इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब इस समय, पूरे की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, तो हो जाएगा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि खाली न्यूटन प्रति कूलम लिखना यहाँ सही नहीं रहेगा। यदि न्यूटन प्रति कूलम आप लिखेंगे तो अपोन का dz आपको हटाना पड़ेगा। अब क्योंकि प्रति मीटर भी आप लगा रहे हैं तो dE/dz ये पूरे का मात्रक हो जाएगा। और ये क्या है प्रति मीटर यानी डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है z अक्ष की डिस्टेंस है। आगे कहते हैं वह निकाय जिसका ऋणात्मक z दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण, अब देखिए कुल द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है इन्होंने 10 की पावर -7 कूलम मीटर, यानी p की वैल्यू दे रखी है p इक्वल टू
10 की पावर माइनस की 7 कूलम मीटर। आगे पूछते हैं ये कितना बल। अब देखिए सबसे पहले बल की गणना कर लेते हैं। तो बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है, मानकर चलिए अभी क्या दे रखा है इन्होंने, लिख लो माना बलाघूर्ण बलाघूर्ण को किससे शो करते हैं, टाउ से। बलाघूर्ण टाउ है, तब क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है कि बलाघूर्ण का बल गुणा दूरी। बलाघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है सामान्य पदों में बल गुणा दूरी। बल गुणा दूरी, और दूरी कौन सी है, जेड एक्स के अनुदिश, यानी आप इसको डी जेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, डी जेड लिख सकते हैं। एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। ये जो जेड है ये डी के सापेक्ष में लिखा है, मल्टीप्लाई में नहीं है। यहां से आप बल ज्ञात करेंगे, इसलिए बल हो जाएगा, बल एफ इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपॉन डी जेड। टाउ अपॉन डी जेड यानी डिस्टेंस है जेड एक्स के अनुदिश, इसलिए हम इसी का ही प्रयोग कर रहे हैं, टाउ अपॉन डी जेड, समझने में आसानी है। अब टाउ की वैल्यू भी आपके पास नहीं है, लेकिन पी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में टाउ का फॉर्मूला होता है पीई, टाउ इक्वल टू पीई। तो प्रयोग करेंगे चूंकि का चिन्ह लगाकर, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई होता है, टाउ इक्वल टू पीई। तो प्रयोग करेंगे इसलिए का चिन्ह लगाकर, हो जाएगा एफ इक्वल टू पीई अपॉन डी जेड। पीई अपॉन डी जेड, कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या करके आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू पी को आप अलग करके लिखो, इनटू ई अपॉन डी जेड को आप इसके साथ लिख सकते हो, ई अपॉन डी जेड। अब ये सारी वैल्यू आपके पास में है। P की वैल्यू कितनी है, दे रखी है आपको, कितनी, 10 की पावर माइनस 7। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई, ई अपॉन डी जेड, इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 10 की पावर माइनस 7 में से 5 बाहर निकलेगा तो बचेगा 10 की पावर माइनस के 2, और ये किसकी वैल्यू है, एफ की। तो बल कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन बल आपका आ जाएगा। ये बल आ चुका है। पूछते हैं बलाघूर्ण। अब देखिए बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है, बल आघूर्ण, बलाघूर्ण का सूत्र किसके पदों में, द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में बलाघूर्ण का सूत्र है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। लेकिन जो जेड एक्स है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर जेड एक्स में ही प्रयोग की गई है, तो जेड एक्स में जो एंगल है आपका वो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि जेड एक्स है, या जेड एक्स के लिए अंग्रेजी में लिखो जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, देन टोर क्यू, यानी टाउ इक्वल टू हो जाएगा पीई इंटू साइन 180, और अकॉर्डिंग टू द टेबल साइन 180 डिग्री इज 0, साइन 180 डिग्री इज 0, और 0 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि जो बलागुण है आपका वो ऋणात्मक दिशा में है, द्विध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक दिशा में है। तो ये आपका सोल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में